हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से जुपिटर प्लस सी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट्स आपको कवर करा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियोस देख लीजिए। मैं एक बुक पूरी कवर कर चुका हूं जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और इस बुक के हम 7 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। डेली हम 2 प्रैक्टिस सेट्स कवर करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 8 डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में मैं प्रैक्टिस सेट 7 डाल चुका हूं, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। पहला सेक्शन है हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो इसको क्या बोला जाता है? त्याज्य। कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसमें से केसर का समानार्थी शब्द क्या नहीं है? कदली। कदली किसका? कदली केले का तत्सम शब्द होता है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? साफ आपको दिख रहा होगा, जो कुर्सी शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? तो अजय, अजवाइन, टोप, पराठा और रसगुल्ला। तो इसमें से कौन सा शब्द आपका जो अजवाइन है ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो इसका कोई मतलब बहुवचन नहीं बनता। सरसों जो शब्द है ये समान रहता है। ऑप्शन बी। अब देखते हैं गद्यांश, छोटा ही है इसमें। जिंदगी के असली मजे उनके लिए हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उनके लिए है। जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा है, होंठ फटे हैं, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। तो यह किसका गद्यांश है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए, और रामधारी सिंह दिनकर जी का ये लिखा हुआ है। ऑप्शन ए। इनकी बहुत फेमस रचना होगी रश्मि रथी। अगर उसके वीडियोस आपने देखे और यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत शानदार उसके वीडियोस है। तो अगला देखते हैं, जिंदगी के असली मजे किन के लिए हैं? तो जिनके लिए जिंदगी के असली मजे उनके लिए हैं जो बेसिकली आपका परिश्रम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, उपयुक्त गद्यांश में किस बात का महत्व बताया गया है? तो किसका महत्व इसमें बताया गया है? इसमें आपका श्रम या मेहनत का महत्व बताया गया है। आप देखेंगे जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए, सारा बदन पसीने से तर है, वो आपका बेसिकली जानता है कि क्या परेशानियां होती हैं। वो नहीं जो कभी रेगिस्तान में गया ही नहीं, यानी जिसने कभी कठिनाइयां देखी ही नहीं। असली का अर्थ क्या है? तो असली का अर्थ क्या है? वास्तविक। ऑप्शन ए। कंठ का पर्याय है, तो कंठ किसके लिए यूज किया जाता है? गले के लिए या ग्रीवा के लिए। तो आपने इसके साथ एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी काफी पूछा जाता है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या बोला जाता है? सुग्रीव। ये भी याद रखिएगा, पूछता रहता है। 11वां देखते हैं, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो मैंने आपको बताया था दिक प्लस अंबर। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। इसका रूल मैंने आपको कल बताया था जब हमने वागजाल, विपज्जाल वगैरह देखा था। तो दिक प्लस अंबर यानी दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो। दिक मतलब दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र। तो दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उन्हें बोला जाता है दिगंबर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो द्वावपी का संधि विच्छेद है दौ प्लस अपी। ठीक है, दौ प्लस अपी, जो कि इसमें से आपका ऑप्शन बी जो द्व प्लस अपी है। और इसमें कौन सी संधि है आपकी? इसमें अयादि स्वर संधि है। निहि पाप में कौन सी संधि है? साफ दिख रहा है, निहि मतलब विसर्ग है आपका, तो इसमें विसर्ग संधि है। क्या बनेगा इसका? निष्पाप। आगे, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो ये भी देखिए हमने करा था। इत्यादि में आपका यण स्वर संधि है। आधे बीच में अत्यधिक वगैरह आपने देखा होगा शब्द, अत्यधिक में आधा ता बीच में दिखता है, तो वहां पर आपका यण स्वर संधि होती है। ऑप्शन ए इसमें आपका ठीक है। इति प्लस आदि इसका बनेगा इत्यादि। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें अशुद्ध अंक कौन, अशुद्ध आपका अंश कौन सा है वाक्य का? तो आपने देखा होगा पहला जो इसमें है मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो मैंने में इसमें अशुद्धि है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? तो इसमें देखेंगे आप, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। ये वाला जो सेंटेंस है ये इसमें बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजे गन्ने का रस यहां बिकता है, ताजी गन्ने का रस यहां बिकता है। तो इसमें कौन सा है? यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। ऑप्शन ए। अगला,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सबसे शुद्ध वाक्य है। चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जो पापी होता है उसका जो मन होता है वो डावाडोल होता है, अस्थिर होता है। ऑप्शन बी, यानी हमेशा वो परेशानी में ही रहता है, टेंशन में रहता है कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसका क्या मतलब होता है? आपका कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ऑप्शन डी। अरण्य रोदन, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अरण्य रोदन का अर्थ होता है अपने व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। ठीक है, ऑप्शन डी। और अगर बिल्कुल अगर मैं पी एन पांडे सर की किताब में से आपको बताऊं तो उसमें जो इसका मीनिंग है वो अगर वो आपसे पूछ ले, हो सकता है ऑप्शन में आपको वो दे दे, तो उसमें क्या है आपका? ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे। ठीक है, तो उसको भी बोला जाता है अरण्य रोदन, तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है आपको ऑप्शन में इस तरीके से दे दे। तो ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे। आगे, अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का साफ दिख रहा है आपका विष। पीयूष, तो इसका क्या है? पर्यायवाची है। विष के देखिए दो पर्यायवाची जरूर याद रखिएगा, एक तो गरल और हलाहल, ये दो बहुत आते रहते हैं ऑप्शन में, गरल और हलाहल। जटिल का विलोम शब्द क्या है? तो जटिल का विलोम शब्द सिंपल है आपका सरल। ऑप्शन ए। निर्मल का विलोम है, तो निर्मल का क्या होता है? मलिन। ऑप्शन सी। ये सारे देखिए हमने जो आर ओ आर ओ की मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आर ओ आर ओ का मैंने जो वीडियो डाला है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा आदित्य पब्लिकेशन का, उसमें सारे ही आपको मिल जाएंगे। तो वो काफी अच्छे उसमें क्वेश्चन का कलेक्शन है, लगभग 350 उसमें विलोम शब्द हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अश्व का होता है आपका घोटक। इसके अलावा है, वाजी, तुरंग, ये सभी आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। बात करें अगर अनंत की, तो अनंत के आपके क्या क्या होंगे? नभ हो गया, व्योम हो गया, अंबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, गगन, ये सभी अनंत के पर्यायवाची हैं। बात करें सुरपति, तो सुरपति का क्या होगा? इंद्र, महेंद्र, पुरंदर, मधवा, देवराज, ये सभी सुरपति के पर्यायवाची हैं। और बात करें दिनकर की, तो पता ही है, सूरज, सूर्य, मार्तंड, प्रभाकर, ये सभी सूरज के पर्यायवाची हैं। धूसर शब्द का क्या पर्याय है? तो धूसर आपका गधे के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए इसके कुछ और हैं, खर, गधा, रासब, ये सभी आपके इसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। परिवार का पर्यायवाची क्या है? तो ये तो सिंपल ही दिख रहा है, परिवार का क्या होगा? कुटुंब। वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना ही होगा, द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल फैमिली। पीपल, इसका तत्सम रूप क्या है? पिप्पल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है पिप्पल, ये इसका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो इक्षु क्या होता है? ईख का आपका, ठीक है, ईख का। उल्लू का क्या होता है आपका? उलूक। गोधूम का तद्भव शब्द है, तो गोधूम किसके लिए यूज होता है? गेहूं के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी होगी उसमें आपको गोधूम वगैरह शब्द दिखेगा, हिस्ट्री की किताबों में रहता है, तो गेहूं के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण की। 36वें की अगर बात करें तो इसका है आपका डी। 32वें का आपका है सी, गरबा। 33वें की बात करें तो ये है आपका 17 त्रिभुज पूछा है, 17 आपके इसमें त्रिभुज निकल कर आएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या पॉज कर देख लीजिएगा। अगला चलते हैं 34। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से, तो 34वें का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एपिक। अगला जो क्वेश्चन मार्क वाला सीरीज है आपकी 35वां, इसका आंसर है 99। वेन डायग्राम वाला जो आपका आता है इसका क्या है? 36वें का ऑप्शन डी है। ठीक है, 36वें का डी। बात करें 37वें का, ठीक है, ऊपर आपने अगर नहीं लिया तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। 37वें की बात करें तो अगर 37वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2। 38वें की बात करें, 38 का आंसर है ऑप्शन डी। 39 की बात करें, इसका आंसर है ऑप्शन डी, गेम। 40 की बात करें, जो मोना वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 71। 41वें की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 145 का स्क्रीनशॉट आराम से आप ले लीजिए। 42वां कथन और निष्कर्ष वाला जो प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो पालन करता है। 43वें का
ऑप्शन सी आलू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से देख लीजिए पॉज कर कर। 44वें की बात जो आपका एक्सेलरेशंस वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बी। 45वां जो सीरीज वाला प्रश्न है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो यही देखिए आपके रीजनिंग के सारे प्रश्न थे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम सामान्य जानकारी यानी जनरल नॉलेज के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ब्रेंट क्रूड ऑयल एक होता है जिसमें सल्फर की अधिकता होती है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल से संबंधित है यानी कच्चे तेल से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित आपका होगा? ऑप्शन ए से। तो याद रखिएगा, ब्रेंट क्रूड एक चीज होती है, ब्रेंट क्रूड ऑयल मतलब ब्रेंट कच्चा ऑयल, उसमें सल्फर की अधिकता होती है। आगे, वर्ष 2023 में स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन बनी है? एयर एशिया। एयर एशिया ऐसा करने वाली पहली कंपनी बनी है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF इसको बोला गया था। मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हमने देखा था जब वंदरों का हमने पढ़ा था, FE क्लीमेंट्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, FE क्लीमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है? तो किसको माना जाएगा? पश्चिमी घाट को। ठीक है, पूरा मैं इसको आपका मैप में दिखाता हूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये हैं आपके सारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे कितने हॉटस्पॉट्स हैं टोटल, आपके 4 हॉटस्पॉट्स हमारे यहाँ मिलेंगे। एक है हिमालयाज, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, ये वाला जो एरिया है इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार वाला क्षेत्र। फिर आता है हमारा सुंडालैंड। सुंडालैंड आपका जावा सुमात्रा वाला आइलैंड, और केवल हमारा निकोबार वाला जो एरिया है, ठीक है, अंडमान निकोबार में निकोबार वाला एरिया जो है, ये इसमें आता है सुंडालैंड में। यहां पर आप देख सकते हैं द निकोबार आइलैंड्स विच आर अंडर इंडियन जुरिस्डिक्शन ऑल्सो इंक्लूड इन दिस रीजन। इसके अलावा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका जो आपसे प्रश्न में आपका पूछा गया है, ये भी बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। इससे संबंधित एक पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, माधव गडगिल पैनल। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी से वो संबंधित था, माधव गडगिल पैनल, इसको याद रखिएगा, सवाल पूछता रहता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वाद्रे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है वाद्रे की भूमि के रूप में? तो जो मिंडानो द्वीप है, मिंडानाओ, ठीक है, इसको जाना जाता है वाद्रे की भूमि के रूप में। देखिए, वाद्रे नहीं होगा, वही मैं सोच रहा था, वादे, वादे की भूमि, इसको लैंड ऑफ प्रॉमिस बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लैंड ऑफ प्रॉमिस। अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो ये फिलीपींस में पड़ता है आपका, देखेंगे ये है फिलीपींस और ये रहा आपका मिंडानाओ। ठीक है, तो मिंडानाओ छोटा सा द्वीप है आपका फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपके मनीला में ही स्थित है। अगर बात करें क्या बोला जाता है इसको? लैंड ऑफ प्रॉमिस, ये याद रखिएगा जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अगला, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगी? झारखंड राज्य में देखने के लिए मिलेगी, इसको याद रखिएगा। झारखंड का एक अभी पावर प्लांट बहुत चर्चा में है, कौन सा? बल्कि दो चीजें झारखंड की चर्चा में है। पावर प्लांट है गोड्डा पावर प्लांट, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो काफी बड़ा पावर प्लांट है। किसका है? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का। और इसकी बात करें तो इसने पहली बार ट्रांसनेशनल सप्लाई शुरू की है, किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, ट्रांसनेशनल मतलब सीमा पार सप्लाई शुरू की है बांग्लादेश को, तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए पावर प्लांट है गोड्डा पावर प्लांट झारखंड। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने अभी झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का अनावरण भी किया है, और इस समय भारत में हाईकोर्ट की अगर सबसे बड़ी कोई बिल्डिंग है तो वो झारखंड का हाईकोर्ट ही है। आगे, त्रिपुरा राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरव गांगुली जी। इसके अलावा अगर बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्माइल एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर जी को। बात करें सचिन तेंदुलकर के नाम पर, आपको पता है जो शारजहां का क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम अब रख दिया गया है, क्योंकि वहां पर सचिन तेंदुलकर जी ने एक बहुत शानदार पारी खेली थी। अभी जो बर्थडे आया था सचिन सर का 24 अप्रैल को, उस पर यह किया गया था। इसके अलावा जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का, उसके भी एक गेट का नाम सचिन तेंदुलकर के इस 50वें जन्मदिवस पर रखा गया। तो दो चीजें याद रखिएगा, शारजहां के क्रिकेट स्टेडियम को रीनेम किया गया, उसका पुनर्नामांकन किया गया, और जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है उसमें एक गेट का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया, और महाराष्ट्र सरकार ने इनको स्माइल एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति मतलब अपॉइंट किया है। कजुवेली आर्द्र भूमि, जिसे हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों।
तो ये तमिलनाडु में स्थित है पहली बार। देखिए भारत में लगभग इस समय 75 रामसार साइट हैं, ठीक है, और तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा भारत में रामसार साइट है 14। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक पॉइंट है। और देखिए कर्नाटक भी पिछले साल बहुत चर्चा में था, बता देता हूं क्यों। पिछले साल कर्नाटक को उसकी पहली रामसार साइट मिली है और उसका नाम है रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी। याद रखिएगा कर्नाटक की ये पहली रामसार साइट थी। अगस्त 2022 में पिछले साल इसको ये मिला है रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी स्थित है, नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नागपुर में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई है, याद रखिएगा। नीरी कम से कम 5 से 6 बार प्रश्न आ चुका है कि कहां पर है, तो नीरी आपका नागपुर में ही स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो आपकी सिक्किम की पॉपुलेशन इन चारों ऑप्शन में सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? अगर आप बात करेंगे इंद्राणी रहमान तो ये ओडिसी से संबंधित हैं, बाकी सारे आपके विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए मृणालिनी साराभाई मैंने आपको सुबह ही बताया था जब हमने भरतनाट्यम की बात की थी, जब मैंने आपको देवदासी वगैरह के बारे में बताया था। तो मृणालिनी साराभाई देवदासी से संबंधित है, सॉरी बात कीजिए भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो को संगीत क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो इन्हें आपका राग ख्याल, ठीक है, सितार और इसके अलावा कव्वाली गायन, इन तीनों का ही इन्हें श्रेय दिया जाता है। तो अमीर खुसरो के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था और इनको तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, यानी पैरट ऑफ इंडिया। इनके बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको इनकी चारों किताबें पिछले प्रैक्टिस सेट्स में बता रखी है, तो आप आराम से वहां पर देख लीजिएगा। बार बार यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। क्वाड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो क्वाड आपका, जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपका 2007 में आया था। फिर बीच में बहुत ज्यादा बात इस पर नहीं हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में या और भी एरियाज में, साउथ चाइना सी में, जब चाइना का बहुत ज्यादा प्रभुत्व बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा उसकी प्रसारवादी या विस्तारवादी रणनीतियां होने लगी, तब 4 कंट्रीज ने मिलकर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान ने मिलकर इसको काउंटर करने की बात की है। तो इसका एक बैलेंसिंग चाइना भी इसका काफी बड़ा एक रोल है। इसके अलावा बात करें तो चारों कंट्रीज के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास भी किया जाता है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। अभी किया जा रहा है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर के पास। और याद रखिएगा पहली बार यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खां था, उनके याद में ये बनाया गया था, ठीक है। आगरा सिटी सिकंदर लोदी, बिल्कुल ठीक है। जामा मस्जिद शेरशाह, तो देखिए ये गलत है, ठीक है। ये जामा मस्जिद जो बात करेंगे अगर दिल्ली की, तो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये गलत है। इसके अलावा देखिए पूछ लेता है कि शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। बात करें सिकंदर लोदी से कुछ प्रश्न बन जाते हैं, तो मैं बता देता हूं कुछ फैक्ट सिकंदर लोदी के। तो पहली बात तो इनका नाम असली सिकंदर लोदी नहीं था, याद रखिएगा। क्या था असली नाम? निजाम शाह, ठीक है, याद रखिएगा निजाम शाह। और आगरा शहर की स्थापना इन्होंने की है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही आता है इनसे। कब? 1504 में की है। इसके अलावा एक लैंड मेजरमेंट की यूनिट गज ए सिकंदरी, ठीक है, वो इनके द्वारा बनाई गई थी, गज ए सिकंदरी। और एक बहुत नागरकोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल था, ज्वालामुखी टेंपल, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक इन्होंने किस नाम से कविताएं लिखा करते थे, ये प्रश्न आ जाता है, गुलरुखी, ठीक है, जो इनका पेन नेम था। जैसे राइटर अलग अलग पेन नेम से अपने किताबें लिखते हैं, तो इनका जो पेन नेम था वो था गुलरुखी। और कौन सी किताब इन्होंने लिखी है? लहजत ए सिकंदरी, ये याद रखिएगा, लहजत ए सिकंदरी। इसके अलावा देखिए इनके शासनकाल के दौरान एक संस्कृत का ग्रंथ था, ठीक है, उसको मेडिसिन के ऊपर, किसके ऊपर? दवाइयों के ऊपर था, उसको पारसी भाषा में या फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, किस नाम से? फरहंग ए सिकंदरी के नाम से, वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो यही देखिए इनसे फैक्ट ज्यादातर आपका पूछता रहता है। आगे चलते हैं। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय कौन था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और 1919 में आपको पता है बहुत फेमस रिफॉर्म कौन से आए थे? मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, उसमें मॉन्टेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैम्सफोर्ड।
ठीक है, तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम में याद रखिएगा आपका 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? हंटर कमेटी बनाई गई थी। कौन संबंधित है? जनरल ओडायर इससे संबंधित है। बात करें लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है? जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इनके बारे में क्या कहा था? कहा था कि भारत ने सबसे अच्छा अगर वायसरॉय कोई देखा है तो वो लॉर्ड रिपन को ही देखा है। लॉर्ड रिपन के टाइम में क्या होता है, जो लिट्टन के टाइम में इनसे पहले लॉर्ड लिट्टन होते हैं, उनके टाइम में एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आता है, तो लॉर्ड रिपन के टाइम में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है इसको हटा दिया जाता है। लेकिन इनके टाइम में एक बहुत फेमस विवाद आता है, इल्बर्ट बिल विवाद, उसको याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल विवाद में क्या होता है, जो भारतीय जज होते हैं और जो यूरोपियन जज होते हैं उनको बराबर पावर्स दे दी जाती है कि वो भी यूरोपीय जो अधिकारी हैं उनका ट्रायल कर सकते हैं, उन पर मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा विवादों में इससे घिर गए और बाद में इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी या इल्बर्ट बिल विवाद इसको बोला गया और फिर से पुराना स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया, भारतीयों से शक्तियां ले ली गई। तो ये होता है इल्बर्ट बिल आपका विवाद। बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन सबको पता ही है किससे संबंधित है? बंगाल के विभाजन से। 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल का विभाजन आपका क्रियान्वित हुआ था और वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसने भारतीय आंदोलन की जो है राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बिल्कुल बदल कर रख दी थी। लॉर्ड कैनिंग कौन है? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय हैं। इन्हीं के टाइम में हुआ था 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसके बाद जो शक्तियां हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती हैं, ब्रिटिश मजेस्टी के पास चली जाती हैं। और उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया होती है वो भारत में आती है और ये प्रोक्लेमेशन पढ़कर सुनाते हैं इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनिंग ही वो पढ़कर सुनाते हैं और लॉर्ड कैनिंग को पहला भारत का वायसरॉय बनाया जाता है। वायसरॉय का अर्थ होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, तो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में वायसरॉय, उसके बाद जब तक हम आजाद हुए तब तक वायसरॉय का पद यहां पर मेंटेन रहा। इसके अलावा बात करें लॉर्ड कैनिंग से, तो लॉर्ड कैनिंग से एक दो प्रश्न आपके और बन जाते हैं। एक तो यही वाला बनता है कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम किसके काल में हुआ था? इन्हीं के काल में हुआ था। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन है कहां पर पढ़कर सुनाया था? इलाहाबाद में इन्होंने पढ़कर सुनाया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 17वां विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो ये बने हैं डिंग लिरेन। ठीक है, डिंग लिरेन जी, ये मैंने अपनी करंट अफेयर्स का जो वीडियो डाला है मास्टर वीडियो, उसमें हमने ये कवर किया है। चीन के पहले ये विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। और चीन अभी क्यों चर्चा में था? देखिए, चीन ने पहला मेथेन आधारित फ्यूल या मेथेन आधारित ईंधन से उड़ने वाला रॉकेट बनाया है और ऐसा करने वाला दुनिया का वो पहला देश है। अभी उसकी चीन की एक प्राइवेट कंपनी ने उसकी टेस्टिंग की है। तो अगर आपसे पूछे कि मेथेन आधारित फ्यूल या मेथेन आधारित ईंधन के ऊपर रॉकेट उड़ाने वाला पहला कौन देश बना है, तो चाइना वो बना है। आगे, और चाइना, ये दो चीज फैक्ट्स मैंने चाइना से आपको और बताए थे। क्या बताए थे? अगले जो हमारे एशियन गेम्स होने वाले हैं वो हांगजू चाइना में ही होने वाले हैं, अभी होने वाले हैं हाल ही में। ठीक है, इसके अलावा विश्वविद्यालय खेल यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हाल ही में चाइना में ही आयोजित किए गए थे, चाइना के चेंगदू में। याद रखिएगा, चाइना के चेंगदू में आयोजित किए गए थे। और एशियन गेम्स मैंने बता दिया, एशियन गेम्स हांगजू में आयोजित किए जाएंगे। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1861 में की गई है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुई थी, वहां पर इसको मनाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में भारत में दुनिया के लगभग 75% बाघ निवास करते हैं। अभी अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो लगभग जो एवरेज संख्या बताई गई है वो 3682 बताई गई है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की बात यहां पर हो रही है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एक्ट आया था 2002 में, इसके तहत 2003 में चेन्नई में आपका बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई थी। तो 2003 में चेन्नई में। भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो 65 का हमारा क्या होगा, कहां पर आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है आपका? POP3। POP3 क्या होता है आपका? एक मेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ और प्रोटोकॉल के नाम बता देता हूं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सिंपल है, स्पैम कहा जाता है। इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? तो हमने SSC वाले वीडियो में ये बहुत बार देखा था। क्या होता है इसको? कंपाइलर इसको कहा जाता है।
विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो देखिए मॉनिटर का दूसरा नाम है, मैंने बताया था आपको। अगर आपसे ऑप्शन में दे दे कभी कभी इनपुट आउटपुट डिवाइस में ऐसा दे देता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वैसे तो आउटपुट डिवाइस आपको साफ दिख रहा होगा, लेकिन इस मॉनिटर को ही दूसरा नाम इसका बोला जाता है वीडीयू। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर बेचने का अधिकार है? तो ये एडोब का है। ठीक है, एडोब। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। बहुत बड़ी कंपनी है, देखिए पीडीएफ रीडर भी आपने इसका देखा होगा। निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो कौन सा निष्पादित नहीं किया जाता? निर्देश की व्याख्या करना। ठीक है, ये सीपीयू आपका नहीं डिफाइन करता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है आपका? तो इसमें आपके कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होती है और आपका प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसको एमयू बोला जाता है, मेमोरी यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो क्या आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए जो है ओरेकल आरडीबीएमएस। देखिए डीबीएमएस की फुल फॉर्म ही होती है, ये भी आ चुकी है आरआरबी एनटीपीसी में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस। टैली तो आपको पता है, टैली तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो मैंने आपको कोबॉल की फुल फॉर्म भी बता दी थी, फोर्ट्रॉन भी बता दी थी, पास्कल भी बता दिया, लोटस आपकी कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगर बात करें कोबॉल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन आईबीएम के द्वारा विकसित की जाने वाली सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा है, फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पास्कल भी आपकी एक काफी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। जीमेल में कितना फ्री स्टोरेज प्रदान किया जाता है? तो 15 जीबी का। ये भी हमने पहले प्रश्न देखा हुआ है। देखिए कंप्यूटर के मैंने आपको कम से कम 7-8 वीडियो डाले हैं, ऑलमोस्ट हमने 1000 से ज्यादा प्रश्न कंप्यूटर में किए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता देखिए उससे बाहर कुछ जाना चाहिए। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। 75वां देखते हैं, फेसबुक की शुरुआत कब की गई है? तो 2004 में की गई है। किसने की है? मार्क जुकरबर्ग। पेरेंट कंपनी कौन है फेसबुक की? मेटा। मेटा के द्वारा अभी ट्विटर से टक्कर लेने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? थ्रेड्स। THREADS, थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड्स। वो ट्विटर से टक्कर लेने के लिए एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो क्या OMR शीट आपकी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR। MICR कोड किसमें था? मैंने आपको बताया था, ये चेक से संबंधित है, बैंकों में जो चेक होते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेटी शैली या विधि का आविष्कार किसने किया? तो क्वेटी जो कीपैड होता है आपने देखा होगा, जो आपके मोबाइल वगैरह में आजकल चलता है, उसमें शुरू के जो 5 शब्द होते हैं उसके आधार पर ही इसका कीबोर्ड का नाम रखा गया है। और किसने इसकी खोज की थी? तो क्रिस्टोफर लेथम शेल्स ने। ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम शेल्स ने। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है, जो आप कंप्यूटर का समझ पाए। कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो कौन सा? जो कैश मेमोरी होती है ये सबसे तेज होती है आपकी। वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति यानी प्रोसेसिंग स्पीड प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी? तो यह बताता है मूर का नियम। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात करी है बहुत डिटेल में। ये हमने शायद एसएस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उसी में आया हुआ है। तो यही हमारे कंप्यूटर के प्रश्न थे। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो 78% क्या मिलती है? नाइट्रोजन। 21% क्या मिलती है? ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर की गैस कौन सी है? तीसरे नंबर की गैस है आर्गन, जो मिलती है हमें 0.93%। और चौथे नंबर पर रैंक है कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। ठीक है, तो टॉप की 4 मैंने आपको बता दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को कब मंजूरी प्रदान की है? तो 10 मार्च 2023 को इसको मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर बन रहा है? मेरठ में बन रहा है, ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मेरठ किसके लिए फेमस है? कैंची के लिए और स्पोर्ट्स के सामान के लिए। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग का सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो जो साउथ है हमारा, वहां पर सबसे टॉप की पहाड़ी कौन सी है? वह है सोनाकर। ठीक है, सोनाकर, ऑप्शन डी। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहां पर? आगरा और मेरठ वाले क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो जो बलदेव का छठ मेला होता है ये आपका पूर्वांचल का नहीं है, तो ये आपका गलत मैच है। बाकी शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, स्पेशली जो आपका आगरा वगैरह है वहां पर ये लगता है।
जल विहार मेला ये बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला 2011 की गणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो महोबा की सबसे कम जनसंख्या थी महोबा जिले की। सबसे ज्यादा किसकी थी? प्रयागराज की। महोबा में क्या फेमस है? महोबा का पान वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा कौन सी दलहन फसल है? चने का जो सबसे ज्यादा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और एक बार पूछ लिया था कि कौन सी फसल चक्र का सबसे कम न्यूनतम अवधि है, तो देखिए मूंग की जो फसल अवधि है वो सबसे कम मानी जाती है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, ये झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य के कुल कितने जनपदों को शामिल करके एसजीआर यानी स्टेट, ये एससीआर होगा, स्टेट कैपिटल रीजन होगा, सी जी नहीं होगा, एससीआर होगा, स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो कितने जिलों को? 7 जिलों को मिलाकर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल आपका नहीं है? तो आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। तो देखिए जो अकबर का मकबरा है कहां पर है? सिकंदरा में स्थित है। ये आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अकबर की मृत्यु कब हुई है? 1605 में। उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ मिलता है? तो मैंने आपको पूरा मैप के साथ समझा दिया था। जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाला एरिया है सिंगरौली, वहां पर हमें ये मिलता है। ललितपुर क्यों फेमस है? ललितपुर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम के अवशेष मिलते हैं, ललितपुर में। और ललितपुर का एक क्षेत्र है सोनराई क्षेत्र, जहां पर आपको तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? अलीगढ़ आपके तालों के लिए फेमस है। अलीगढ़ के पास ही एक और जगह है हाथरस। हाथरस किसके लिए फेमस है? हाथरस में आपका गुलाल वगैरह बहुत बनता है और इसके अलावा वहां पर हींग वगैरह बहुत ज्यादा बनती है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है कौन सा? तो क्या नाम है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उसका नाम है, प्रयागराज में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको किस किस में मिलेगा? औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन। तो इसमें किस में आपको मिलेगा? जो 93 है इसका 1, 2 और 3 आपका सही है, ठीक है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इसमें ये नहीं है। अगला 94वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसमें किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? साफ दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, और उसी साल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2005। गीडा है, तो गीडा क्या है आपका? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियमित किया गया है? यानी आपका नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट, जो नालसा अथॉरिटी है आपकी, तो किसके तहत ये बनाई गई है? संविधान के अनुच्छेद 39 का के तहत। तो इसके 39 का में क्या बात की जाती है? फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी गरीबों को फ्री विधिक सहायता प्रदान करना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। 39 का है, मतलब ये किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो ये 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी बोला जाने लगा है। अगला, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल कौन कौन से शहर हैं? तो अगर उत्तर यहाँ पर की बात करें तो कौन कौन से हैं? आगरा, दिल्ली और जयपुर, ठीक है। 98 का होगा आपका ऑप्शन ए, आगरा, दिल्ली और जयपुर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है जिसका उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक भी है? गन्ना। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहां पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खां था, इनकी याद में ही जौनपुर शहर की स्थापना की गई है, इनके कजन चचेरे भाई के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा राजवंश था? शर्की राजवंश था, उसको भी याद रखिएगा। किसने की थी उसकी स्थापना? मलिक सरवार ने उसकी स्थापना की थी। और अंतिम रूलर कौन था ये भी पूछ चुका है, तो हुसैन शाह उसका अंतिम रूलर था, ठीक है। तो यही सारे हमारे आज के 100 प्रश्न थे जो इससे संबंधित हैं। आई होप आपको सेशन ये पसंद आया होगा। ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।